मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ईयर और एमए के विद्यार्थियों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाई टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए थे कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऑप्ट करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी स्कूल्स में बहुत कम जगह पर लोक प्रशासन है, तो कॉलेज में विद्यार्थी लोक प्रशासन लेने से घबराते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने लॉजिकली आपको 10 पॉइंट्स बताए थे कि आपके पास यदि लोक प्रशासन है तो भविष्य में आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अब जब हमने मानस बना लिया है कि हमारे पास लोक प्रशासन विषय है, और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का विशेष रूप से स्वागत है। देखिएगा, फर्स्ट ईयर में आपके 2 पेपर्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आज हम जिस पेपर की बात करेंगे वो है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के तत्व। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, लोक प्रशासन के तत्व। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि आपका पेपर 100 नंबर का है, 3 घंटे इसका ड्यूरेशन है, और आपका जो पेपर है वो सिलेबस वाइज तो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, लेकिन क्वेश्चन पेपर वाइज वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होके आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिलेबस वाइज आपका जो ये पेपर है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वो 3 भागों में होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, या सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये सेक्शंस किस तरीके से डिवाइडेड होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये बात की बात है। पहले हम चर्चा करेंगे कि जो पेपर है हमारा फर्स्ट पेपर एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, लोक प्रशासन को यदि हमें जानना है तो इस पेपर को हमें बहुत फोकस्ड तरीके से पढ़ना होगा। इसकी जो पहली यूनिट है, इसकी पहली यूनिट में हम ये देखते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, और लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, यानी इसका दायरा कितना है। फिर लोक प्रशासन का एक आधुनिक समाज में क्या महत्व है, वर्तमान में लोक प्रशासन कितना महत्वपूर्ण है, और कोविड टाइम में तो हम सभी देख चुके हैं कि लोक प्रशासन ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे आईएएस अधिकारी हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग है, सभी ने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। प्रशासन 2 तरीके का है, लोक प्रशासन जो सरकार चलाती है, निजी प्रशासन जो टाटा, बिरला, अंबानीज, एडनीज चलाते हैं। तो उन दोनों के प्रशासन में क्या अंतर है। इसी का एक और भाग है कि लोक प्रशासन का विकास हमें देखना है, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। यदि लोक प्रशासन को हम एक एक्टिविटी के रूप में देखते हैं तो यह विषय जब से हमारी सभ्यता है, लेकिन एक विषय के रूप में अभी भी यदि आप किसी से बोलेंगे कि मेरे पास लोक प्रशासन विषय है, तो हो सकता है पुराने मेरी जनरेशन के लोग कई बार क्वेश्चन, अच्छा ये कौन सा विषय है, इसमें क्या पढ़ते हो। तो हम यहाँ पे इस बात की चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, और आज यह जिस स्टेज में है उस स्टेज में पहुंचने के लिए यह किन किन स्टेजों तक होता हुआ आया है।
यूनिट 2। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस विषय की थ्योरीज के बारे में पढ़ें। हम वो कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने इस विषय को इतना महत्वपूर्ण बनाने में या इस विषय को एक शेप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम सेकेंड यूनिट के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध की बात करेंगे। देखिएगा, किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है और वो सिस्टमैटिक तरीका द बेस्ट वे होता है। अर्थात यदि हमें कोई काम करना है तो वो कौन सा तरीका है जिससे हम उस काम को करते हुए मैक्सिमम इकोनॉमी और एफिशिएंसी के साथ उस काम को करेंगे। तो ये हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत देखेंगे। और यह इस विषय की बहुत खूबसूरत बात है कि सभी थ्योरीज को यदि हम रियली में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी अपनाते हैं तो हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अपने कामों को कर पाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने दिया और टेलर के साथ साथ हम लोक प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका को नहीं नकार सकते। लोक सेवक, जिसे हम नौकरशाही के नाम से भी जानते हैं, ये नौकरशाही का मॉडल मैक्स वेबर ने दिया था। इसका आदर्श प्रतिमान हम स्टडी करेंगे कि लोक प्रशासन में नौकरशाही का जो आदर्श प्रतिमान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और यह प्रतिमान जो वेबर ने दिया था, यह प्रतिमान क्या आज भी है, और यदि आज भी है तो उस प्रतिमान की क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। इसके साथ साथ ही जब किसी भी संगठन में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो कुछ संबंध औपचारिक होते हैं और कुछ संबंध अनौपचारिक होते हैं। ये सिक्के के दो पहलू के समान हैं। तो नौकरशाही के बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एल्टन मेयो ने दी थी। अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की हम बात करेंगे। तीसरी यूनिट जो इस पेपर की है, पेपर का नाम है लोक प्रशासन के तत्व। पहला पेपर है, पेपर 100 नंबर का है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, 5 यूनिट हैं। हम तीसरी यूनिट की चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उस विषय के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों पर चलकर ही उस विषय की अपनी थ्योरी बनती है। लोक प्रशासन का जैसे ही हम विषय का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करती है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। जैसे ही हमने लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया तो आपके दिमाग में पहला शब्द आना चाहिए सरकारी क्षेत्र और दूसरा आना चाहिए संगठन। संगठन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, 2 प्रकार के हैं, एक औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। जब ये संगठन कार्य करते हैं तो इन संगठनों के कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे संगठन पद सोपान के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात उच्च और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें उच्च अधिकारी आदेश देता है और अधीनस्थ अधिकारी उस आदेश का पालन करता है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, वन मैन वन बॉस, यानी संगठन में एक व्यक्ति को आदेश एक ही बॉस से मिलने चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ऑफ कमांड नहीं होगा। इसके बाद है नियंत्रण का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी संगठन में एक व्यक्ति एक साथ कितने लोगों को इफेक्टिवली नियंत्रित कर सकता है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको डिटरमाइन करेंगे, वो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनकी चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन, किसी भी सफल संगठन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है समन्वय। अर्थात वो संगठन, एक संगठन जो कार्य कर रहा है, उसकी यूनिट्स और उसमें काम करने वाले लोग किस प्रकार से मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन में एक जो तत्व है वो है कोऑपरेशन का, किस तरीके से वो कोऑपरेट करते हुए कोऑर्डिनेट करते हैं। सुपरविजन, कोई भी संगठन एक सुपरवाइजर के अधीन कार्य करता है।
एक अच्छे सुपरवाइजर के क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा सुपरवाइजर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। अगला सिद्धांत है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक संगठन केंद्रीकृत होगा या विकेंद्रीकृत होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह संगठन किस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है, वह संगठन छोटा है या बड़ा है, उस संगठन में कितने लोग काम कर रहे हैं, उस संगठन की लोकेशन कैसी है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन संगठन की नेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला सिद्धांत है डेलीगेशन अर्थात प्रत्यायोजन। संगठन में बॉस के लिए या संगठन के मैनेजर के लिए या संगठन के एग्जीक्यूटिव के लिए ये संभव नहीं कि वह स्वयं सारे कार्य संपादित करें। अतः वह कुछ कार्य अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने से नीचे के व्यक्तियों को कार्य करने के लिए दे देता है। इसके दो फायदे हैं। जो बॉस है उसका खुद का कार्य का बर्डन थोड़ा कम होता है, और जब नीचे के स्तर के लोग अपने से उच्च स्तर का कार्य करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट बिल्डिंग। इसके बाद है सिद्धांत अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसके पास कुछ जिम्मेदारी होती है, उसका कुछ उत्तरदायित्व होता है, और उस उत्तरदायित्व के प्रपोर्शन में ही उसके पास अथॉरिटी होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। चौथी यूनिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। हम इसमें बात करेंगे कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक्स की, जिन टेक्निक्स को अपनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव की हम सबसे पहले बात करेंगे कि संगठन में चीफ एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं और उनके कार्य क्या है। संगठन की एजेंसी भी तीन प्रकार की है, लाइन, स्टाफ एंड ऑक्सिलियरी एजेंसीज। लाइन जो निर्णय लेती हैं, स्टाफ जो सहायता करती हैं, और ऑक्सिलियरी एजेंसीज जो कि इन हाउस एक्टिविटीज में मदद करती हैं। किसी भी संगठन में ये बहुत ज़रूरी है कि निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं। निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, निर्णय लेने के कुछ स्टेप्स होते हैं, और एक अच्छे प्रशासक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह इस प्रक्रिया को जाने कि निर्णय कितने तरीके के होते हैं और निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं। अगली जो स्टाइल है, अगली जो स्किल है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको सिखाता है, वो है लीडरशिप स्किल। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बने, अच्छा मैनेजर बने, और ये तभी संभव है जब उसमें लीडरशिप एबिलिटीज हो। बिकॉज आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, आपको एक्सेल करना है, आपको अपने फॉलोअर्स को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ हम लीडरशिप की स्टाइल्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। मोटिवेशन किसी भी संगठन में बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहें। जब वो मोटिवेटेड रहेंगे तो अपना बेस्ट आपको देंगे। तो आपको उन्हें किस प्रकार से मोटिवेट करना है और मोटिवेट करने की क्या क्या थ्योरीज हैं, वहाँ पे हम इनकी चर्चा करेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हम यहाँ पढ़ेंगे, वो है कम्युनिकेशन। आप जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू में अपीयर होते हो। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ वर्बली एंड नॉट वर्बली। कुछ बात हम कह के अपनी उन्हें समझाते हैं और कुछ हमारे जेस्चर्स से, बिना बोले, हमारे बैठने के तरीके से, हमारे हाथों के मूवमेंट से, हमारी फेस रीडिंग से वो पता लगाते हैं। तो कम्युनिकेशन एक वो स्किल है जो कि हमें बहुत हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में। यदि इस यूनिट को मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूँगी कि ये वह यूनिट है जो आप में टोटली आपकी हिडन स्किल्स को आगे लाएगी
आपको कैसे डिसीजन लेना है, आपको किस प्रकार से लीड करना है, आपको किस प्रकार से मोटिवेट करना है, आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। पांचवी और अंतिम यूनिट में हम चर्चा करेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी एक संगठन में जो लोग काम करते हैं उनका हम उनकी भर्ती कैसे होती है, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, उनका प्रमोशन किस प्रकार से होता है, और यदि वो कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन किस प्रकार से लिया जाता है। और अंतिम भाग है इसका बजट। देखिएगा, बिना फाइनेंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी फैमिली नहीं चल सकती है। तो बजट में आपको ये बताया गया है कि बजट क्या है, एक बजट के क्या लक्षण होते हैं, एक अच्छे बजट के क्या लक्षण होते हैं, और बजट किस प्रकार का है। तो ये पांचों यूनिट हैं और इन पांचों यूनिट से आपका पेपर बनता है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका बहुत बेसिक पेपर है। यदि आपने इस पेपर पे मास्टरी कर ली तो मान के चलिएगा कि यू आर इन ए डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पेपर आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।